Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में हैं अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। ये है खर्चा पानी का पहला एपिसोड इस हफ्ते का। अंशुमान जी कैसे हैं, कैसा रहा हफ्ता? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। पिछला हफ्ता भी काफी व्यस्तता भरा था और शनिवार और इतवार को भी काफी सारे ऐसे घटनाक्रम थे। तो हम लोगों के लिए तो सप्ताह वीकेंड भी नहीं होता है, केवल खबरें चेज करते हुए पूरा सप्ताह बीतता है। आप प्रवास पे हैं कहीं खबरों के लिए? हाँ, मैं खबर पे निकला हूँ रिपोर्टिंग के लिए, और उस रिपोर्टिंग का टीजर आपको आखिरी में बताऊंगा कि क्या है टीजर। जी, और खर्चा पानी की खबरें हम डिस्कस करेंगे अभी कि खर्चा पानी में क्या है। आरबीआई ने इस देश की राजनीति को बदलने का एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। देश के जो बड़े राज्य हैं, जहां से मतलब उन राज्यों के बारे में अंशुमान जी को पता होगा, पॉलिटिकल हलकों में चर्चा होती है कि ये राज्य जो हैं पार्टियों का फंड इकट्ठा करते हैं, ये राज्य पार्टियों के चंदे जुटाते हैं। इन राज्यों के नेता इतने पावरफुल होते हैं कि इन राज्यों से ही अमूमन पार्टी का प्रेसिडेंट चुना जाता है या पार्टी का कोषाध्यक्ष चुना जाता है। इस तरह की बातें होती हैं। तो आरबीआई ने एक ऐलान किया है इसको लेकर। और दूसरा, ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, तमाम कंपनियां हैं, और उसको लेकर पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है जो शायद उसको उसके धागे खोलने की जरूरत है उस बयान के। तो आरबीआई आरबीआई ने कहा है कि साहब, सांसद हैं, अगर आप विधायक हैं या आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर हैं या लोकल बॉडी में कोई सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जो भी हैं, आप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में, जिले के कोऑपरेटिव बैंक में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर नहीं हो सकते। आरबीआई ने इन कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स को लेकर एक कौन हो सकता है, उसके नियम, कानून, कायदे, चुनाव, तमाम चीजों को लेकर एक गाइडलाइन निकाली है, एक दिशा निर्देश जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है 1-2 दिन पहले, और उसका बड़ा हल्ला है। अब आपको लगेगा कि साहब कौन ही होता है, कौन होता है डायरेक्टर? तो आपको बता दें, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, वो खुद अहमदाबाद के एक कोऑपरेटिव बैंक में अंशुमान जी डायरेक्टर रहा करते थे अहमदाबाद के। और अजित पवार एनसीपी नेता, वो खुद एक बैंक के डायरेक्टर हैं। पुणे के कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं रमेश थोराट रहे हैं। और जयेश भाई, विट्ठल भाई जो हैं, वो राजकोट के एक कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो है 2-3 प्रदेशों में, महाराष्ट्र, गुजरात और अंशुमान जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा रोल अदा करते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में। अब पूरे मामले को के इनसाइट्स को और इस पूरे ऐलान में और क्या क्या चीजें हैं और आरबीआई ने डिसीजन क्यों लिया, ये अंशुमान जी बताएंगे। सिद्धार्थ, मेरे हिसाब से इतने साल से जो हम लोग बहुत करीब से राजनीति और इकोनॉमिक्स को देखते चले आए हैं, ये सबसे बड़ा सुधार है, सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड सुधार है। अगर ये जिंदा रहता है, अगर ये चलता रहता है, अगर इसे हटाया और खत्म नहीं किया जाता, मैं अगर इसलिए पहले कह रहा हूं कि इसमें किंतु परंतु हैं, ये भारत के राजनेताओं को कतई रास नहीं आएगा। रिजर्व बैंक ने भारत में पॉलिटिक्स और बैंकिंग के रिश्ते को, पॉलिटिकल फंडिंग को और लोगों के डिपॉजिट्स पर और बैंकिंग पर पॉलिटिक्स करने की व्यवस्था को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया है। और इसलिए बड़ा फैसला है क्योंकि भारत के कई बड़े राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक्स वहां की पॉलिटिक्स की जान है, उनकी वहां का हब है। रिजर्व बैंक ने एक नया निर्देश जारी किया। इसकी भूमिका यह है कि कुछ पिछले साल सरकार ने रिजर्व बैंक को कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेशन का और इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इससे पहले हमने शेयर बाजार से लेकर कोऑपरेटिव बैंक तक घोटाले देखे हैं, केतन पारेख के घोटाले से लेकर, और हर 2-3 साल में हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स कोलैप्स करते हैं और उनके अपने राजनीतिक संपर्क और संबंध हैं जिनके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी है। आपने उन लोगों के नाम बता दिए हैं। रिजर्व बैंक ने बिल्कुल नई और काफी प्रोफेशनल, तभी तारीफ करनी होगी कि रिजर्व बैंक ने उस बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसमें शायद वित्त मंत्रालय या दिल्ली की बैठी हुई सरकारें हाथ नहीं डालने की हिम्मत कर सकती थी। उस छत्ते में हाथ डाल दिया है और कोऑपरेटिव बैंकों में होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए जो नियम शर्तें तय की गई हैं, वो शर्तें काफी महत्वपूर्ण और बड़ी हैं।
हैं। इन शर्तों में सिर्फ यही नहीं है कि उनके उनके बाकी नियम बताए गए, प्रोप्राइटरी का पहला क्राइटेरिया डाला गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का केंद्रीय बैंक वित्तीय संस्थानों में काम करने वाले लोगों की शुचिता के लिए, उनकी प्रोप्राइटरी के लिए और उनकी इंटीग्रिटी के क्राइटेरिया डाला। अब सुनिए क्राइटेरिया क्या है, आपने कुछ नाम तो बता दिए। कोई भी व्यक्ति जो कोई दूसरा कारोबार या धंधा कर रहा होगा वो कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर नहीं हो पाएगा। मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि जो हम पीएमसी बैंक और बाकी घोटालों में देखते हैं कि साहब आप बैंक के डायरेक्टर हैं, आपने अपनी कंपनी को लोन दे दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें बैंकिंग में हजारों तरीके से दिखता है। इस फैसले के साथ तो रिजर्व बैंक ने तय कर दिया कि यदि आप कंपनी चला रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, तो आप कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर नहीं हो सकते। मैं बाकी शर्तों पर और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पर इसके बाद आऊंगा, पर जो पॉलिटिकल मतलब है इसका ये, अगर आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, आप लोकल बॉडी के प्रमुख हैं, आप कोऑपरेटिव बैंक के होल टाइम डायरेक्टर या डायरेक्टर नहीं हो सकते। रिजर्व बैंक ने शर्त तय की है। यह भी शर्त तय की है कि अगर कोई दूसरी कंपनी के भी आप डायरेक्टर हैं जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, तो भी आप कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर नहीं हो सकते। वही बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने की कोशिश की रिजर्व बैंक ने कि आप कंपनी के मालिक हैं और आपने डिपॉजिटर्स का पैसा उठा के अपनी कंपनी को दे दिया लोन पर, और बाद में दोनों डूब गए। इसके अलावा यह शर्त किया गया है कि रखी गई है कि अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस और इंडस्ट्री में किसी भी फर्म में पार्टनर भी हैं, तो भी आप कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते। अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यार, इसलिए थोड़ा विस्तार से लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंकों में लोगों का बहुत सारा जमा फंसा हुआ और हमारे पास बहुत सारे सवाल कोऑपरेटिव बैंकों के भविष्य को लेकर आते हैं। शर्त यह कहती है कि अगर किसी दूसरे बिजनेस में भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी हिस्सेदारी है, जो सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है, यानी उसमें इक्विटी है, आपकी हिस्सेदारी है, आप उसमें शेयर रखते हैं, तो भी आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट, पार्टनर, प्रोप्राइटरी, ट्रेडिंग, कमर्शियल फर्म के व्यक्तियों को इसमें आने की सुविधा नहीं होगी। और बाकी आप अगर अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट नहीं है, यानी आपके ऊपर कोई बकायेदारी, आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है पहले से, तो भी आप बैंक के डायरेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आप कर्जदार हो सकते हैं। और इसके अलावा आप क्रिमिनल और बाकी प्रोप्राइटरी के जो नियम बाकी सामान्य किसी भी व्यवस्था के लिए होते हैं। इस फैसले के साथ आरबीआई ने एक और शर्त तय की है कि जो व्यक्ति जो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर होंगे, उनके लिए ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन्हें आनी चाहिए, उन्हें बैंकिंग और कोऑपरेटिव बिजनेस का डिप्लोमा और इस तरीके की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इसके साथ इसका कितना बड़ा असर है, कितनी बड़ी शेक पैदा करेगा 3-4 राज्यों की राजनीति में ही हम समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों का चुनाव ही राजनीति के हिसाब से होता है। सत्ता बदलते ही कोऑपरेटिव बैंकों में प्रबंधन बदलते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों को चलाने वाले लोग, बनाने वाले लोग पूरी तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को पारितोषिक देने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, राजनीति की सेवा, देश की सेवा नहीं, उनकी पार्टी की सेवा का प्रतिफल देने के लिए इन बैंक्स में बिठाता है। ये बैंक्स जो करते हैं उसके बारे में इतिहास, लंबा घोटाले का इतिहास हमारे पास है। यह फैसला यदि राजनीतिक रूप से वीटो नहीं हुआ, इसका विरोध अगर नहीं हुआ, तो हम पहली बार पॉलिटिक्स और बैंकिंग का एक बड़ा डिस्कनेक्ट होता देखेंगे। और मुझे लगता है इस सुधार का समर्थन भी किया जाना चाहिए और इस सुधार को जारी भी हर तरह से रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था बाद में अगर स्थापित हुई तो फिर और भी कई जगह, बहुत जगह राजनेता कंपनियों के डायरेक्टर हैं, बहुत जगह राजनेता ऐसे हैं जो कंपनियां चलाते हैं और बाद में फिर संसद में आकर उन्हीं कमेटियों में बैठकर उन्हीं उद्योगों के बारे में फैसले लेते हैं जिस उद्योग में वो बैठे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत सारे मामले हम देख सकते हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं। अगर हम एक बार प्रोप्राइटरी स्थापित कर पाए बिजनेस और राजनीति को अलग अलग करने की, तो ये भारत के भविष्य के लिए और राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसका नुकसान राजनीतिक दलों को उठाना पड़ेगा, वहां से उनकी फंडिंग आती है, वहां से उनके कार्यकर्ताओं को मिलने वाले इनाम आते हैं, और ये पूरा कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर जो पूरी तरह पॉलिटिकली ड्रिवन है उसको बदलने की संभावना है। और ये बड़ा सुधार है जिस पर मुझे लगता है कि राजनीतिक हलकों से अभी प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि शायद यह भी अभी गया नहीं है अंदर तक, लोगों को उसका असर समझ में नहीं आया है। अगले राउंड के चुनाव होने तक तो कई राज्यों में राजनीति करेगी क्या, मुझे लगता है महाराष्ट्र का क्या होगा जहां पर कोऑपरेटिव राजनीति इतनी बड़ी, गुजरात का क्या होगा जहां कोऑपरेटिव राजनीति इतनी बड़ी राजनीति है। ये इस फैसले के और भी बाकी नियम है, पर ये दो तथ्य महत्वपूर्ण है इसके।
तो जाहिर सी बात है, और इस पे काफी सारा बवाल होना बचा हुआ है। खबर थोड़ी सामने आएगी खुलकर तो प्रतिक्रियाएं, जब पत्रकार माइक लेकर जाएंगे तब पूछना शुरू करेंगे, तब शायद प्रतिक्रियाएं आए सामने, तो उस पर भी बातचीत की जाएगी। कौन कैसे रिएक्ट करता है इन सब चीजों पे, कौन धड़ा कैसे रिएक्ट करता है, वो एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। अगली खबर पे चलते हैं शुमा जी। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां नियम कानून से चलें, मसल फ्लेक्सिंग पे ना उतरे। उनका ये कहना उस समय आया है जब ई कॉमर्स के लिए रूल्स सामने आ रहे हैं, और क्या ये वो उस दिशा में इशारा कर रहे हैं साफ साफ पीयूष गोयल कि ई कॉमर्स कंपनियां नियम नहीं फॉलो करती हैं, वो किन बैड प्रैक्टिसेस की तरफ इशारा करते हैं, और आखिर में कि क्या सरकार के पास ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर की पॉलिसी को लेकर कोई क्लैरिटी वगैरह है कि नहीं? सिद्धांत, ये भी एक दिलचस्प चीज है। हम लोग पिछले 4-5 साल में ई कॉमर्स को लेकर अगर आप सिर्फ एक छोटा सा सर्च करके देखें तो सरकार की जो दुविधा है ई कॉमर्स को लेकर, वो कभी वो इस तरफ ऑसिलेट होती है, कभी इस तरफ ऑसिलेट होती है। कभी हम अमेजन से भारत में निवेश चाहते हैं, कभी हम चाहते हैं कि वॉलमार्ट और बाकी लोग भारत में आकर निवेश करें। दूसरी तरफ जब स्वदेशी का और भारतीय उद्योगों का दबाव होता है तो हम नियम बदलने की कोशिश करते हैं। 2015 से लेकर 2015-16 से लेकर अभी तक भारत में ई कॉमर्स कंपनियों के संचालन को लेकर नियमों का पूरा शास्त्र कई बार, 2-3 बार लिखा गया है। पहले जब फ्लैश सेल्स आती थी और बिलियन डॉलर सेल्स आती थी तब हमको भारत में कंज्यूमरिज्म बढ़ता दिखाई देता था। फिर अचानक सरकार ने नियम बदले और कहा कि नहीं, आप विदेशी निवेश के जरिए काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कंपनियों ने भारत में ई कॉमर्स कंपनियां, जो विदेश की कंपनियां थी, उन्होंने बड़े एकाधिकार ले लिए। ये जो नियम अभी ताजे आज आए हैं जिन पर पीयूष गोयल का बयान है, वो इस तरफ इशारा करता है कि वो यहां से राजनीति प्रवेश करती है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने पर ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है, सरकार को उसका राजनीतिक नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स को ई कॉमर्स कंपनियों से सीधा कंपटीशन मिल रहा है। तो हम एक और नए सेट ऑफ रूल्स देख रहे हैं जिनमें काफी हद तक जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए नियमों को बदला गया है। इसमें एक नसीहत अमेरिका से भी ली गई है, जिस पर हमने अर्थात में चर्चा भी की थी एक बार, कि अमेरिका में ई कॉमर्स कंपनियों पर, अमेजन पर जो मोनोपोलीज के सवाल उठाए गए थे, अमेजन बेसिक्स वगैरह जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अमेजन बेसिक्स अपने ब्रांड को पुश करना, ग्राहकों के डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पार्टनर से ना शेयर करना बल्कि अपने लिए उसका ब्रांड तैयार करना, ये नसीहतें इन रूल्स में ले ली गई हैं। इन रूल्स में यह है कि कंपनी अपने ब्रांड पुश नहीं करेगी, डेटा का इस्तेमाल नहीं करेगी, आयातित प्रोडक्ट के बदले भारतीय प्रोडक्ट दिखाएगी, सामने उसको सामने रखेगी। और इसका असर इन रूल्स का असर केवल इन ई कॉमर्स कंपनियों पर ही नहीं पड़ने वाला जिनको हम ऊपर बड़े पैमाने पर देखते हैं, बल्कि जो सर्विस रिलेटेड ई कॉमर्स कंपनी है उनके लिए भी इसमें दिक्कत है। इसीलिए वहां से चुभन आ रही है, सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो सर्विस और प्रोडक्ट की डिलीवरी एक साथ करती हैं, जैसे कि जोमेटो है या स्विगी है, वो अगर सर्विस और प्रोडक्ट की डिलीवरी करती हैं तो उसे बंडल नहीं कर पाएंगी। इस तरीके के संकेत इसमें दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स का ड्राफ्ट रूल संरक्षण की तरफ, भारत के व्यापारियों के संरक्षण की तरफ आगे बढ़ता है, एक कदम और आगे बढ़ाता है। पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया ये कहती है कि साहब, अमेरिकी कंपनियां और विदेशी कंपनियां भारत में मसल फ्लेक्सिंग कर रही हैं। यही बात ट्रेडर सड़क पर कह रहे थे, वो बात उन्होंने इको कर दी है। और ये कानून ये व्यवस्था बताती भी है कि वो कंपनियों की मसल फ्लेक्सिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटे व्यापारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे वो नैरेटिव नहीं समझ में आता कि 2-3 साल पहले, 4 साल पहले सरकार के मंत्री ई कॉमर्स को भारत के छोटे उद्योगों का तारनहार बताते थे। ये बताते थे कि साहब, अगर भारत में IKEA आ गई तो कितने छोटे कंपनियों के लिए व्यवस्था बन जाएगी, कितनी सारी छोटी कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए ई-कॉमर्स से सुविधा मिलेगी, कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट मिलना शुरू होंगे। और अचानक वो सारी चीजें बदल के दूसरी तरफ आ जाती हैं और सरकारों को लगता है कि यही कंपनियां जिनको ये बुलाकर लाए थे, जिनके प्रमुखों के साथ भारत के प्रमुख नेता और मंत्री फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें भारतीय बाजार में एकाधिकार की इजाजत दी गई, उन्हें टेक ओवर करने की इजाजत दी गई, उन्हें भारत में बड़ी कंपनियां बनाने की इजाजत दी, वही अचानक खलनायक हो गई। पीयूष गोयल कहते हैं कि नहीं, वो एरोगेंस से, उनमें वो दंभ के साथ अमेरिकी कंपनियां बात करती हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। इस बयान में उन्होंने इसमें कहा है। अब ये रूल्स अभी ड्राफ्ट
स्टेज पे हैं सिद्धांत, इन पे भी शायद बहस होगी, उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया आएगी और उसके बाद सरकार इन्हें स्पष्ट करेगी। मेरा मानना है कि इन रूल्स में कोई गलती नहीं है, ये रूल्स ठीक हैं, आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए को प्रोटेक्ट करिए, मोनोपोलीज खत्म करिए, सीमित करिए, लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो सरकार को एक बार स्थायी तौर पर नियम बनाने चाहिए। ये जो अनिश्चितता है ना नियम बदलने की, कि हर 2 साल बाद 1.5 साल बाद ई कॉमर्स के रूल बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती, उसका नुकसान विदेशी निवेशकों को भी उठाना पड़ता है और भारतीय निवेशकों को भी उठाना पड़ता है, भारतीय कंपनियों को भी उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह शायद आखिरी बदलाव होना चाहिए इस तरीके का, ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन अभी इस पर बहस होगी। अभी ई कॉमर्स कंपनियों की खुली और स्पष्ट प्रतिक्रिया इस पर हमें मिलनी है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से सही है कि सरकार ने ई कॉमर्स को लेकर अपने नजरिए में लगातार बदलाव किया है। 2015 के बाद से अगर आप देखें तो अलग अलग क्रम में अलग अलग तरीके के रूल्स आए हैं जो सरकार की बदलती ओपिनियन या बदलती राय बताते हैं। अंशुमान जी, अब चलते चलते एपिसोड के आखिरी हिस्से में हैं, चलते चलते बैंकों के प्रॉफिट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप लेकर आए हैं, क्या है अंशुमान जी? हाँ, ये दिलचस्प खबर है चलते चलते, और जानना जरूरी है कि पिछला साल जब पैंडेमिक का साल था, महामारी का साल था, भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां और बेकारी हुई, तो भारतीय बैंकों ने अपना शायद सबसे बड़ा प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अर्न किया। और यही बात जब हम लोग चर्चा में कहते हैं तो हम कहते हैं ना कि जो इकोनॉमी वो बाइनरी नहीं है, एक तरफ आप मंदी बेकारी देखते हैं, दूसरी तरफ मुनाफे देखते हैं, तो मुनाफे केवल सरकारी कंपनियों में नहीं, बैंकों ने करीब करीब 1,02,252 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2021 में कमाया, जबकि पिछले साल उनको लगभग 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। ये वो टर्न अराउंड बैंकों का बड़ा क्यूरियस है, बड़ा दिलचस्प और बड़ा रहस्यमय है। और ये उस साल में हो रहा है जिस साल में भारत में क्रेडिट की डिमांड लोएस्ट लेवल पर है, उस साल में हो रहा है जब बड़े पैमाने पर लॉकडाउन है, उस साल में हो रहा है जब बैंकों को मॉरिटोरियम देने पड़े हैं, उस साल में हो रहा है जब सरकार को बैंकों के कर्ज का पुनर्गठन करने के लिए कमेटी बनानी पड़ी और बदलना पड़ा। ये क्यों हुआ, इसके 2 संक्षेप में संकेत देते हुए फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। 2 वजहों से बैंकों के रिकॉर्ड प्रॉफिट आए। पहली चीज तो ये कि जो बैंकों के बड़े पैमाने पर फंसे हुए कर्ज थे, खासतौर से उसमें जो 12-14 बड़े केसेस थे, करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वाले, उन्हें बैंक्रप्सी कोर्ट को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी गई। बैंकों ने वो पैसा बैंक्रप्सी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, बैंक्रप्सी कोर्ट को दे दिया, जिस पर हमने अर्थात में इस बार चर्चा भी की है, और उसके बारे में वो प्रोविजनिंग कर चुके थे, तो उसका असर बैंकों की बैलेंस शीट पर खत्म हो गया और बैंक जो ब्लीड कर रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था वो कम हुआ। पर दूसरी सबसे दिलचस्प चीज ये है जो समझना जरूरी है कि इस साल बैंकों ने बाजार में ट्रेडिंग से खूब पैसा कमाया। बॉन्ड की ट्रेडिंग में, चूंकि बाजार में बैंकों को इस बार अच्छे तरह से खूब कायदे से बॉन्ड बेचने का मौका मिला, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में काफी तेजी से चेंज आया, डिमांड नहीं थी, तो बॉन्ड के जरिए इकरा का मेरे पास एक नंबर है जो बताता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने करीब करीब 316 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है ट्रेजरी ऑपरेशंस से बॉन्ड्स को मार्केट में बेचकर, जो इनके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो बुक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, जो दिख रहा है हमारे पास आंकड़ों में, वो ये बॉन्ड की सेलिंग है। तो ये दिलचस्प बात है कि भारतीय बैंक मुनाफे में है। मुझे लगता है इसका एक फायदा और एक सकारात्मक असर हमें अगले तिमाही में, अगले 2-6 महीनों में दिखाई देगा कि कोविड से उबरने के बाद बैंकों के सामने अब रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने इस साल अपनी बैलेंस शीट को बॉन्ड बेचकर और जो पुराने कर्ज हैं जिन्हें बैंक्रप्सी कोर्ट में भेज दिया गया है, उन्हें निकालकर बचाया। हालांकि बैंक्रप्सी कोर्ट का हाल कुछ दूसरा ही है, वहां कर्ज जाने के बाद डूब ही रहे हैं, कंपनियां भी डूब रही हैं, कर्ज भी डूब रहे हैं, बैंकों को हेयर कट भी लेना पड़ रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बात है बैंकिंग सेक्टर की सेहत के इस आंकड़े के हिसाब से कि सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। 2 बैंक उन्होंने चुन लिए। ऐसी परिस्थिति में बैंकों के अच्छे नतीजे शेयर बाजार में या विनिवेश के लिए सरकार को बैंकों की अच्छी कीमत प्राप्त करने में, विनिवेश को अच्छी और सही कीमत पर प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो ये था आज का खर्चा पानी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं निकला हुआ था धर्मांतरण का एक जो कथित रैकेट अभी एटीएस ने बस्ट किया है, उसको समझने, जानने, उसको तमाम पहलुओं को देखने, वो रिपोर्ट जल्द ललन टॉप पर आएगी। आप सब देखिएगा उसे भी, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और
खर्चा पानी अर्थात सब पे अपने सवाल पूछते रहिएगा, हमसे सुझाव देते रहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।